7 अप्रैल 2025 इस दिन देश में मॉक ड्रिल की तैयारियां हो रही थी। जगह-जगह सायरन बजाए जाने थे ताकि लोगों को किसी भी हमले से पहले अलर्ट किया जा सके। दुनिया की निगाहें भारत में होने वाले इस मॉक ड्रिल पर टिकी थी। सबको ये लग रहा था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच भारत की तीनों सेनाओं यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला कर दिया। ये हमला पाकिस्तान के नागरिकों के ऊपर नहीं था, बल्कि ये हमला 9 आतंकवादी ठिकानों के ऊपर किया गया। भारतीय ड्रोन्स ने पीओके और पाकिस्तान के अंदर 24 मिसाइल हमले किए। इस हमले में 100 से अधिक आतंकवादियों की मौत हो गई। इसी हमले में आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। इसके अलावा मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर, जो कि कांधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड था, उसकी भी मौत हो गई। इस हमले के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, भारत माता की जय, ऑपरेशन सिंदूर। नमस्कार, हमारा नाम है अविनाश राय। आज हम सुनाएंगे ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। ये भी बताएंगे कि अब तक क्या क्या हुआ है, साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव आखिर कितना अधिक बढ़ चुका है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें 26 निर्दोष लोगों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। मरने वाले 26 लोगों में सभी मर्द थे। आतंकवादियों ने महिलाओं को तो मारा नहीं, लेकिन उनके पतियों को मारकर उन्हें विधवा कर दिया। उन्होंने महिलाओं से ये तक कहा कि जाकर मोदी को बोल देना। आतंकवादियों ने जिस तरह महिलाओं का सुहाग उजाड़ा, उसी के आधार पर इस ऑपरेशन का नाम पड़ा ऑपरेशन सिंदूर। 7 अप्रैल को एक तरफ पूरे देश में मॉक ड्रिल की तैयारियां की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ 6 और 7 तारीख की आधी रात को 4 भारतीय ड्रोन्स पीओके और पाकिस्तान जाते हैं और एक के बाद एक 24 मिसाइल हमले होते हैं। इन हमलों में केवल आतंकवादियों को ठिकानों को ही निशाना बनाया गया, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर भी शामिल है। इस मिसाइल अटैक में 100 से अधिक आतंकवादियों की मौत हो गई। भारतीय ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला करके चले भी आए और पाकिस्तान की सेना को भनक तक नहीं लगी। इस हमले की जानकारी जब बाहर आई तो लोगों के मन में कुछ सवाल थे। पहला सवाल ये कि पाकिस्तान की सेना इन ड्रोन्स या मिसाइल अटैक को ट्रैक क्यों नहीं कर सकी, और दूसरा सवाल कि 22 अप्रैल से लेकर 7 मई तक सरकार आखिर कर क्या रही थी, बदला लेने में इतना वक्त कैसे लग गया। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग की गई। इस मीटिंग में ही तय किया गया कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, लेकिन पाकिस्तान को किस तरह सबक सिखाना है और क्या करना है, इस पर पूरी क्लैरिटी नहीं थी। हालांकि एक चीज तय था कि पहलगाम हमले का जवाब पाकिस्तान को इस कदर देना है कि वो आजीवन उसे याद रखे। इसलिए एक के बाद एक कई मीटिंग्स होती हैं। लगातार हो रही बैठकों में ही ये फैसला लिया गया कि आतंकवाद को इस बार मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसके बाद एक छोटी टीम बनाई जाती है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, तीनों सेनाओं के कुछ अधिकारियों को शामिल किया जाता है। इस टीम को लीड कर रहे थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल। अजीत डोभाल और उनकी टीम ने यह तय कर लिया था कि इस बार पाकिस्तान में हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया जाएगा, ताकि पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लिया जा सके। और यही शुरू होती है ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। अजीत डोभाल जिस टीम को लीड कर रहे थे, सबसे पहले आतंकवादियों के हाई वैल्यू टारगेट्स को खोजने का काम और उसे कंफर्म करने का काम उस टीम को दिया गया। इसके बाद जब आतंकवादियों के ठिकानों की पहचान कर ली गई, तो शुरू हुआ सर्विलांस का खेल। दरअसल अजीत डोभाल ये कंफर्म करना चाहते थे कि जिन ठिकानों को टारगेट लिस्ट में रखा गया है, क्या वो वाकई में हाई वैल्यू टारगेट्स हैं या नहीं। इसलिए उन ठिकानों पर कई दिन तक निगरानी की गई। ऐसे में कौन उन ठिकानों पर आता है और कौन वहां से जाता है, इसकी एक एक जानकारी अजीत डोभाल को मिल रही थी। 24 घंटे आतंकवादियों के ठिकानों पर निगरानी की जा रही थी। हालांकि इन सबके बीच अजीत डोभाल पीएम नरेंद्र मोदी को एक एक जानकारी शेयर कर रहे थे। अब तारीख आ जाता है 7 अप्रैल का। आधी रात को जब पूरा देश सो रहा था, ऐसे में हमला करने की योजना बनाई गई। इस हमले से पहले अजीत डोभाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को कई बार फोन करके हमले की जानकारी दी और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर का तांडव।
7 अप्रैल की रात इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए। इस पूरे हमले में 100 से अधिक आतंकवादियों को एक ही झटके में मार दिया गया। जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना के स्कैड मिसाइल ने बर्बाद कर दिया। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि पाकिस्तान का रडार सिस्टम ना ही इंडियन ड्रोन्स को ट्रैक कर पाया और ना ही मिसाइल के हमलों को। दरअसल पाकिस्तान की सेना के पास जो हथियार हैं, उनमें से अधिकांश हथियार चीन के हैं, यानी मेड इन चाइना। इस हमले के दौरान चीन का बना हुआ रडार सिस्टम जो पाकिस्तान के अलग-अलग प्रांतों में लगाया गया है, वो इन ड्रोन्स को और मिसाइल हमले को ट्रैक ही नहीं कर पाया, या फिर ट्रैक कर भी लिया तो उस पर रिएक्ट नहीं कर पाया। एक तरीके से यह पाकिस्तान की आर्मी का बहुत बड़ा फेलियर था। रक्षा मंत्रालय ने जब इस पूरे हमले की डिटेल्स शेयर की तो उसमें बताया गया कि ड्रोन और मिसाइल हमले में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और लाहौर का HQ-9 एयर डिफेंस रडार सिस्टम भी बर्बाद हो गया है। इस ड्रोन अटैक और मिसाइल हमले की भनक जब तक पाकिस्तान को लगती, तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को उसके ही घर में घुसकर मारा था, इसलिए पाकिस्तान की सेना क्या करती है कि वह अपने फाइटर जेट JF-17 को भारत की तरफ भेजती है। अब क्योंकि इतना सब कुछ हो चुका था, इसलिए भारतीय सेना और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह अलर्ट मोड में था। ऐसे में पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पंपोर में मार गिराया। 7 अप्रैल को भारत ने जो ड्रोन अटैक किया, उसने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया। एक पाकिस्तानी शख्स ने इस हमले के बाद वीडियो बनाया और ये तक कहा कि 4 ड्रोन्स आए और हमें मारकर चले गए। इसके बाद जैसे-जैसे दिन बीतता गया, वैसे-वैसे बॉर्डर पर गोलीबारी और शेलिंग तेज हो गई। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने निर्दोष सिविलियंस पर हमला करना शुरू कर दिया। सीमा पर पाकिस्तान ने जो गोलीबारी की, उसमें 16 सिविलियंस की मौत हो गई। वहीं इस हमले में एक भारतीय जवान भी शहीद हो गया। लेकिन इस गोलीबारी का जवाब भारतीय सेना ने उसी की भाषा में दिया। एक तरफ इतना सब कुछ हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मीडिया फर्जी खबरें फैलाने में लगी हुई थी। एक इंटरव्यू में जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से पूछा गया कि पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने भारत के 4 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, इसका सबूत आखिर क्या है? तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा, सोशल मीडिया पर सारे सबूत हैं। सोचिए, किसी देश का रक्षा मंत्री कितना ही बेवकूफ हो सकता है। इसके बाद अब तारीख आ जाती है 8 मई की। दिन में LOC पर शेलिंग और फायरिंग हो रही थी। इस बीच रात 10 बजे के आसपास भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे जो जिले हैं, वहां सायरन बजने लगते हैं। राजस्थान के जैसलमेर से लेकर पंजाब और जम्मू तक बिजली बंद कर दी गई। इस बीच रात 10 बजे के आसपास भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे जो जिले हैं, वहां सायरन बजने लगता है। राजस्थान के जैसलमेर से लेकर पंजाब और जम्मू तक सायरन बजते हैं। ब्लैकआउट्स होने लगे। पूरे शहर की बिजली बंद कर दी गई। इसी दौरान पाकिस्तान ने अलग-अलग इलाकों में 100 से अधिक मिसाइल अटैक्स किए, जिसमें से 70 मिसाइल अटैक्स राजस्थान के जैसलमेर पर, 30 मिसाइल अटैक जम्मू कश्मीर पर और कुछ मिसाइल अटैक पंजाब के कुछ शहरों पर किए गए। अब क्योंकि इतना सब कुछ पहले ही हो चुका था, इसलिए भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट थी। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने 99% मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इसी बीच पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट्स, जिसमें F-16 और JF-17 शामिल हैं, वो भारत में घुसकर हमला करने की योजना बनाते हैं। जैसे ही तीनों फाइटर जेट भारतीय सीमा में घुसते हैं, तो भारतीय मिसाइलों ने तीनों लड़ाकू विमानों को मार गिराया। इसी बीच भारतीय एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने अवॉक्स सिस्टम को भी आसमान में ही मार गिराया। अब सवाल ये उठता है कि अवॉक्स सिस्टम आखिर है क्या? पाकिस्तान के पास जो अवॉक्स सिस्टम है, उसका पूरा नाम है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। दरअसल ये एक खास विमान है जिसे लंबी दूरी तक निगरानी यानी जासूसी करने और दुश्मन की एक्टिविटी का पता लगाने के लिए बनाया गया था। उस विमान से ही इस पूरे सिस्टम को चलाया जाता है। इस विमान में कई सारे रडार सिस्टम्स के अलावा कई सारे सेंसर्स भी लगे हुए हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अवॉक्स सिस्टम भारतीय हवाई क्षेत्र को स्कैन कर सकता है। साथ ही पाकिस्तान के अंदर जितने भी UAV यानी अनआर्म्ड व्हीकल ड्रोन्स हैं, उन्हें भी इसी विमान से संचालित किया जाता है। अब क्योंकि अवॉक्स को ही इंडियन आर्मी ने मार गिराया है, तो अब पाकिस्तान का ड्रोन सिस्टम किसी काम का नहीं बचा। पाकिस्तान द्वारा किए गए मिसाइल अटैक के पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें, तो हमें बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा इजराइल पर हमास ने किया था। वहीं 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला किया गया,
उसका पैटर्न भी ठीक हमास के पैटर्न से ही मिलता जुलता है, क्योंकि इसी तरह का हमला हमास ने भी इजराइल में किया था। 8 मई से पहले यानी 7 मई को हुए हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था, अगर भारतीय सेना कोई और एक्शन नहीं लेती है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना ने 8 मई को भारत पर मिसाइल अटैक कर दिया। एक तरीके से उसने अपनी ही मौत को दावत दे दी थी। ये था एक्ट ऑफ वॉर। इस हमले के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। देखते ही देखते इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के पंजाब, फैसलाबाद, सरगोधा, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान के डिफेंस सिस्टम पर हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया। इसके बाद भारतीय सेना की तरफ से एक के बाद एक कई मिसाइल हमले पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पर किए गए। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने भी पाकिस्तान पर हमला शुरू कर दिया। इस एक हमले से ही पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। रात के 1 बजे तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। इसके अलावा 2 पाकिस्तानी पायलटों को भी इंडियन आर्मी ने हिरासत में ले लिया है। एक तरफ थल सेना और वायु सेना पाकिस्तानी सैनिकों को, पाकिस्तान के जहाजों को मार रही थी। वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेवी ने अरब सागर में मोर्चा संभाल लिया। इस वीडियो के स्क्रिप्ट लिखे जाने तक इंडियन नेवी का जहाज आईएनएस विक्रांत अरब सागर में कराची पोर्ट से मात्र 60 किलोमीटर दूर खड़ा है। दरअसल भारतीय नौसेना अरब सागर में युद्धाभ्यास कर रही है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ता है तो संभव है कि इंडियन नेवी कराची पोर्ट पर हमला कर दे। बता दें कि इससे पहले आखिरी बार इंडियन नेवी ने साल 1971 में कराची पोर्ट पर हमला किया था। उस हमले के बाद जो आग लगी थी वह कराची पोर्ट पर करीब 1 सप्ताह तक जलती रही। साल 1971 में चलाए गए उस ऑपरेशन को कहा गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। 1971 के युद्ध में जब इंडियन आर्मी जीत जाती है तो ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग कर दिया गया और ईस्ट पाकिस्तान को नाम मिला बांग्लादेश। तो ये थी अब तक की कहानी। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आगे किसी भी तरह की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पर लाइक कमेंट करना और उसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।